हेलो स्टूडेंट, स्वागत है मेरी उड़ान एजुकेशन चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th एग्रीकल्चर नए सिलेबस के आधार पर फर्स्ट यूनिट कंप्लीट, सिर्फ कक्षा 10 एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पहली यूनिट की। तो जो पहली यूनिट है वो है इरिगेशन मैनेजमेंट इन वेजिटेबल क्रॉप। यूनिट का नाम है इरिगेशन मैनेजमेंट इन वेजिटेबल क्रॉप। तो बात करते हैं इरिगेशन क्या होती है, ठीक है, और माइक्रो इरिगेशन क्या होती है। अपने को दो टॉपिक मिले हैं, इरिगेशन और माइक्रो इरिगेशन। तो पहले बात करते हैं इरिगेशन। इरिगेशन मतलब सिंचाई। फसलों को पानी की आपूर्ति करने की प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। सबसे बेस्ट परिभाषा है ये। फसलों को पानी की आपूर्ति करने की प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। और आपको पता तो होगा, पिछले आपने क्लास में पढ़ा होगा, भी पादप शरीर के अंदर 90% तक पानी पाया जाता है। पादप शरीर में 90% पानी होता है। यहाँ पे एक इंग्लिश में भी परिभाषा दी गई है। अगर कुछ बच्चे हिंदी वाली परिभाषा नहीं लिखने चाह रहे तो इंग्लिश वाली परिभाषा भी लिख सकते हैं। तो इसमें बताया गया इरिगेशन इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप्स आर्टिफिशियली टू फुलफिल देयर वाटर रिक्वायरमेंट। फसल की आवश्यकता के अनुसार हम आर्टिफिशियल तरीके से फसल को पानी देते हैं, उसको सिंचाई कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है सिंचाई जो हम दे रहे हैं पादपों को, उसके हमें लाभ भी तो होते होंगे, हानियां भी होती होंगी। तो वो सारी डिस्कस हम इस अध्याय के अंदर करेंगे। यहाँ पे सिंचाई के साथ उर्वरक पोषक तत्व भी दे सकते हैं, जिसको क्या कहते हैं, फर्टिगेशन। तो कई बार परीक्षा के अंदर परिभाषा पूछ ली जाती है, वी फर्टिगेशन किसे कहते हैं। तो आप ये बता सकते हो, सिंचाई पानी के साथ उर्वरक देने की प्रक्रिया फर्टिगेशन कहलाती है। सिंचाई पानी के साथ उर्वरक देने की प्रक्रिया फर्टिगेशन कहलाती है। उसके बाद सिंचाई के द्वारा पादप का जड़ तंत्र नम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि पादप अपने आसपास जो जड़ों के आसपास क्षेत्र होता है, वहाँ के जो पोषक तत्व होते हैं उनको आसानी से सक्शन कर पाता है, और जो जड़ें होती है ग्रोथ करती है, वो भी आसानी से ग्रोथ कर सकती है। ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे मिट्टी कठोर है, अगर वहाँ पे पानी लगा दिया जाएगा तो वहाँ की मिट्टी क्या होगी, मुलायम हो जाएगी, जिससे जड़ों को वृद्धि करने में आसानी रहेगी। और उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ें बता दी आपको, सिंचाई के द्वारा पादप का जड़ क्षेत्र नम हो जाता है, जिसके कारण पादप की जड़ें आसानी से शुष्क क्षेत्रों में प्रवेश कर जाती है, और मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्व आसानी से सोख लेती है। पानी की आवश्यकता अलग अलग फसलों में अलग अलग होती है, और मौसम के आधार पर भी पानी की आवश्यकता अलग अलग होती है। मौसम के आधार की बात करें, मान लो कुछ सर्दी की फसलें होती हैं और कुछ गर्मी की फसलें होती हैं, यानी खरीफ और रबी की फसलें। तो यहाँ पे जो खरीफ की फसलें होती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन, रेस्पिरेशन ये ज़्यादा होता है, जिससे पानी का नुकसान होगा तो पादप को और पानी की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो खरीफ मौसम की फसलें होती हैं वह उनमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। ज़्यादा हवा चल रही है तो पानी ज़्यादा उड़ेगा, इसलिए पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। जैसे यहाँ पे ग्रीष्मकालीन फसलों को सर्दियों की फसलों की तुलना में अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद यहाँ पे हम आपको बताएंगे टाइप ऑफ इरिगेशन। आपके बुक के अंदर टाइप ऑफ इरिगेशन के बारे में पूछा गया है, एक टॉपिक टाइप ऑफ इरिगेशन का भी है। तो यहाँ पे टाइप ऑफ इरिगेशन की बात करें तो सरफेस इरिगेशन, ठीक है, पहला है सरफेस इरिगेशन और दूसरा है लोकलाइज्ड इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन के अंदर क्या होता है, पानी को भूमि पर छोड़ा जाता है, जो ग्रेविटी के आधार पर फैलता है, गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो फैलता रहता है, ठीक है, वो होता है सरफेस इरिगेशन, यानी ऊपरी सतह के ऊपर पानी को छोड़ा जाता है। दूसरा है लोकलाइज्ड इरिगेशन। इस विधि में क्या होता है, पाइपों के द्वारा प्रत्येक पौधे तक कम दबाव द्वारा पानी पहुंचाया जाता है। जैसे आपको बता दें, मान लो हमने यहाँ पे क्या हुआ, एक टैंक बना रखा है जिसके अंदर पानी है, और एक यहाँ पे हमारा
भूमि है जहाँ पे हमने पौधे लगा रखे। तो इस टैंक में क्या होता है, एक पाइप लगा दी और जो इस फील्ड के अंदर आ रही है, फील्ड में आने के बाद प्रत्येक पौधे तक पाइप घूम जाएगी। तो वो क्या होता है, अपने आप कम दबाव द्वारा बिना किसी पंप की सहायता से पानी पादपों तक पहुंच जाता है। तो ये होता है लोकलाइज्ड इरिगेशन। उसके बाद बात करते हैं माइक्रो इरिगेशन की। तो यहाँ पे माइक्रो इरिगेशन में क्या होता है, ये एक मॉडर्न टेक्निक है, मॉडर्न इरिगेशन मेथड भी बोल देते हैं इसको। और यह है 2 प्रकार का होता है। पहला स्प्रिंकलर इरिगेशन और दूसरा है ड्रिप इरिगेशन। स्प्रिंकलर माने फवारा सिंचाई पद्धति बोल देते हैं, और ड्रिप इरिगेशन बूंद बूंद सिंचाई पद्धति। तो यहाँ पे स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन 2 है, माइक्रो इरिगेशन के भाग हैं। माइक्रो इरिगेशन की 2 विधियाँ होती है। तो ये हमने पढ़ लिया है टाइप ऑफ इरिगेशन। टाइप ऑफ इरिगेशन के बाद हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन नेक्स्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन की बात करते हैं तो भारतीय कृषि वर्षा पर आधारित है। सबसे मुख्य बात यह है, भारतीय जो कृषि होती है वो वर्षा के ऊपर आधारित है। अगर बरसात हो गई तो फसल उत्पादन अच्छा हो जाएगा, अगर नहीं हुई तो पानी की कमी के कारण फसलें खराब हो जाती है। तो उन खराब होने वाली फसलों को बचाने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ेगी, और वो पानी की हम आवश्यकता जो पड़ेगी उसको हम पानी देंगे पादपों को, तो वो क्या होगी, एक सिंचाई के द्वारा ही पूर्ण की जा सकती है, जिसे आर्टिफिशियल तरीके से कर सकते हैं। दूसरी बात है, असिंचित भूमि की तुलना में सिंचित भूमि अधिक पैदावार देती है। असिंचित भूमि की तुलना में जो सिंचित भूमियाँ होती है वो अधिक पैदावार देती है। ठीक है। तीसरी बात, यहाँ पे सिंचाई से जलापूर्ति की उपलब्धता बढ़ती है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होती है। अगर जिस खेत के अंदर सिंचाई लगाएंगे तो पादपों की जो उपज होती है वो अधिक होगी। अधिक हो तो क्या होगा, किसानों की आय व आय में वृद्धि होगी, आय बढ़ोतरी होगी। और उसके बाद लास्ट बात है, इसमें पूछा है इसने, क्या सिंचाई के द्वारा असिंचित या बरानी क्षेत्रों में भी फसल उत्पादन किया जा सकता है। सिंचाई के द्वारा असिंचित या बरानी क्षेत्रों में भी फसल उत्पादन किया जा सकता है। ये इसकी सिंचाई की जो क्या है, मुख्य महत्वपूर्ण बातें हैं। इंपॉर्टेंस, महत्व, यहाँ पे हमने 4 महत्व के बारे में अध्ययन किया है। उसके बाद बात करते हैं हम सिंचाई की, जो हमने बात की थी उनके बारे में पढ़ लिया। उसके बाद हम अध्ययन करेंगे माइक्रो इरिगेशन का। माइक्रो इरिगेशन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसके क्या लाभ हैं और क्या हानियां हैं, सब अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे माइक्रो इरिगेशन यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको सूक्ष्म सिंचाई। सिंचाई की वह प्रणाली जिसमें पानी की अधिक बचत होती है। इस विधि में पानी को बूंद बूंद या फुहार के रूप में भूमि की ऊपरी सतह पर, आंतरिक सतह पर प्रदान किया जाता है। इस विधि द्वारा पानी की खपत कम होती है, खरपतवारों का उगना कम होता है, मृदा कटाव कम होता है, यानी ये सारी चीज़ें नियंत्रित होती है माइक्रो इरिगेशन के द्वारा। उसके बाद हम माइक्रो इरिगेशन का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो इरिगेशन, इसका वर्गीकरण यह 2 कैटेगरी में बांटी गई है। वो कौन कौन सी है? पहली है ड्रिप इरिगेशन, जिसको हिंदी में बूंद बूंद सिंचाई बोलते हैं, और इसको ट्रिकल इरिगेशन भी बोल देते हैं। ड्रिप इरिगेशन को ट्रिकल इरिगेशन भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे 3 नाम आ गया। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ड्रिप इरिगेशन किसे कहते हैं, या बूंद बूंद सिंचाई किसे कहते हैं, या ट्रिकल इरिगेशन किसे कहते हैं। तो क्या होता है, बूंद बूंद सिंचाई बता देते हैं, ड्रिप भी बता देते हैं, लेकिन कई बार ट्रिकल इरिगेशन पूछने के कारण बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ये भी ध्यान रख लेना भी ट्रिकल इरिगेशन किसे कहते हैं। इसके बारे में है कि सिंचाई की इस प्रणाली में पानी सीधा पादप की जड़ तंत्र यानी रूट जोन पर दिया जाता है। पादप की जड़ तंत्र पर, रूट जोन पर पानी दिया जाता है। और ये जो पानी देने की प्रक्रिया होती है बूंद बूंद सिंचाई में, वो इमीटर के द्वारा होती है या ड्रिपर के द्वारा होती है। यानी कि जो पाइप होती है उसके ऊपर एक छोटा बल्ब सा लगा होता है, उसको क्या कहते हैं,
ड्रिपर, यानी कि जिस छेद के द्वारा पानी बूंद बूंद करके बाहर निकलता है उसको ड्रिपर या इमीटर कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है इसने पूछा है कि टाइप ऑफ ड्रिप इरिगेशन, यानी कि जो ड्रिप इरिगेशन होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो हमने तो आज तक एक ही ड्रिप इरिगेशन पढ़ा होगा बच्चों, लेकिन आपको ध्यान में रखने योग्य बात यह है भी ड्रिप इरिगेशन के भी प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन के 5 प्रकार हैं जो आपके सामने हैं। पहला सरफेस ड्रिप इरिगेशन, दूसरा सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन, ऑनलाइन ड्रिप इरिगेशन, इनलाइन ड्रिप इरिगेशन और फैमिली ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, ये 5 प्रकार के हैं। यहाँ पे जो पहला है सरफेस इरिगेशन, सरफेस इरिगेशन के अंदर क्या होता है, पानी पाइप लगी होती है, मान लो ये है अपने भूमि, खेत है, और इस खेत के ऊपर यहाँ पे पाइप लगी होती है, ये वाली पाइप है, ये वाली पाइप। तो ये वाली पाइप जो है ये भूमि के ऊपर होती है, ध्यान रखना, सरफेस के ऊपर, यानी सरफेस इरिगेशन बोलते हैं। और इस ऊपर वाली पाइप से पानी निकलता रहता है, ये होते हैं भूमि के ऊपर। उसके बाद है, और ये सरफेस इरिगेशन के अंदर क्या होता है, पादप, यहाँ पे पादप उगा हुआ है, एक यहाँ पे पादप है, तो यहाँ पे क्या होता है, इस पाइप के अंदर छेद होता है जो पादप की जड़ों पे पानी अपने आप देता रहता है। ठीक है, ये होता है सरफेस इरिगेशन। उसके बाद है सब सरफेस इरिगेशन। सब सरफेस इरिगेशन के अंदर क्या होता है, जो भूमि होती है, ये अपने भूमि है, और जो पाइप लगी होती है वो भूमि के अंदर होती है। पाइप जो लगी होती है वो भूमि के अंदर लगी होती है, लगभग 15 सेंटीमीटर तक, यानी 8 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर की गहराई तक लगी होती है। यहाँ पे पादप उगे होते हैं और ये पादप की जड़ के पास में पानी देता है, ये होता है सब सरफेस इरिगेशन। तीसरा है ऑनलाइन ड्रिप इरिगेशन। जो अपने पास पाइप है, पाइप के ऊपर ड्रिपर लगा होता है, पाइप के ऊपर ड्रिपर होता है, उसको कहते हैं ऑनलाइन ड्रिप इरिगेशन। और सब सरफेस, उसके बाद तीसरा हमने कर लिया ना ऑनलाइन ड्रिप। ऑनलाइन क्या होता है, इसमें पाइप के ऊपर ड्रिपर होता है। और जो इनलाइन ड्रिप इरिगेशन है ये पाइप के अंदर लगा होता है, पाइप के अंदर लगा होता है ड्रिपर, पाइप के बाहर ना होकर अंदर होता है, अंदर वाला होता है, उसको इनलाइन ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। और फिर है फैमिली ड्रिप इरिगेशन। फैमिली ड्रिप इरिगेशन या ग्रेविटी फीड ड्रिप इरिगेशन, ये वही ड्रिप इरिगेशन है जो घर में छोटे अपने पौधे लगा रखे हैं बैक साइड में, तो वहाँ पे एक पानी की टंकी रख देते हैं, पानी की टंकी में से एक पाइप लगा देते हैं और जो अपने खेत के अंदर आती है, उसके बाद ये अपने आप बूंद बूंद करके पादपों की जड़ों तक पानी पहुँचा देती है। ये होता है फैमिली ड्रिप इरिगेशन। समझ आ गई होगी आपको अच्छी तरह। सरफेस इरिगेशन क्या होती है, यानी कि भूमि के बाहर पाइप लगी होती है और जो पानी बूंद बूंद करके पादपों की जड़ों तक पहुंचाती है। सब सरफेस इरिगेशन यह भूमि के अंदर लगी होती है, यानी कि मिट्टी के अंदर दबी होती है पाइप। ऑनलाइन ड्रिप इरिगेशन यानी पाइप बाहर होती है लेकिन उसके जो ड्रिपर होता है वो भी बाहर की तरफ होता है। इनलाइन ड्रिप इरिगेशन पाइप बाहर होती है ज़मीन से, लेकिन जो ड्रिपर होता है पाइप के अंदर होता है। और फैमिली ड्रिप इरिगेशन यह एक टंकी लगी होती है, उसमें पाइप लगी होती है जो धीरे धीरे करके पानी को बिना किसी मोटर या बिना किसी पंप के द्वारा, बिना किसी दबाव के, ग्रेविटी के आधार पर थोड़ा थोड़ा पानी रिसता रहता है। उसके बाद फीचर ऑफ ड्रिप इरिगेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। फीचर ऑफ ड्रिप इरिगेशन, बूंद बूंद सिंचाई की विशेषताएं क्या है। तो यहाँ पे पहले देखो, बूंद बूंद सिंचाई के रूप में पानी पादपों के रूट जोन पर दिया जाता है। बूंद बूंद सिंचाई के अंदर पानी पादप के रूट जोन पर दिया जाता है। दूसरी, पानी की बचत अधिक होती है, यानी कि ये बूंद बूंद सिंचाई विधि ऐसी विधि है जिसमें पानी की बचत सबसे अधिक होती है। जल उपयोग दक्षता
अधिक होती है। जड़ तंत्र पर नमी बनी रहती है, जड़ तंत्र पर नमी बनी रहती है, क्योंकि ये पानी निरंतर देती रहती है ना, बूंद बूंद करके, तो इससे क्या होता है, जड़ तंत्र है वो हमेशा गीला रहता है। और पादप ग्रोथ अधिक करता है। अगर समय पर उसकी क्रिटिकल अवस्था पे पानी मिलता रहेगा तो पादप ग्रोथ अधिक करेगा, उस पादप ग्रोथ अधिक करेगा। उसके बाद है फर्टिगेशन आसानी से किया जा सकता है। यहाँ पे आपको बताया था फर्टिगेशन क्या होता है, जो सिंचाई पानी होता है उसके साथ उर्वरक देने की क्रिया फर्टिगेशन कहलाती है। ड्रिप इरिगेशन का महत्व हमने पढ़ लिया, विशेषता पढ़ ली, इसके लाभ वगैरह ये चीज़ें पढ़ ली, क्या होता है ड्रिप इरिगेशन। उसके बाद अब बात है सेकंड, माइक्रो इरिगेशन का दूसरा भाग, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं फव्वारा सिंचाई पद्धति। फव्वारा सिंचाई पद्धति यानी कि पानी को वर्षा के रूप में पादपों तथा भूमि पर दिया जाता है। इस विधि में बूंद बूंद के मुकाबले कम बचत होती है। यहाँ पे दो बातें आपके सामने हैं। पहली बात, पानी है वो वर्षा के रूप में, बरसात के रूप में, रेनफॉल के रूप में दिया जाता है। पादप उगे हुए हैं तो पादपों पे मिलेगा, अगर नहीं उगे हुए तो भूमि पे मिल जाएगा। तो इसमें क्या होता है, पानी वर्षा के रूप में दिया जाता है। दूसरी बात, इस विधि के अंदर जो पानी की बचत होती है वो बूंद बूंद सिंचाई पद्धति के मुकाबले कम होती है। अब यहाँ पे हमने पढ़ लिया था माइक्रो इरिगेशन कितने प्रकार की होती है, अब यहाँ पे पढ़ेंगे स्प्रिंकलर इरिगेशन कितने प्रकार की है, टाइप। तो यहाँ पे सेंट्रल पिवोट स्प्रिंकलर इरिगेशन, ट्वेबल पिवोट स्प्रिंकलर इरिगेशन, रेन गन, पॉप अप और लाइनर मूव। अब यहाँ पे सेंटर पिवोट के अंदर क्या होता है, एक बड़ा रेन गन लगी होती है, सिर्फ एक ही। मान लो अपने खेत है, ये अपनी भूमि है, फील्ड है जहाँ पे हमने फसल उगा रखी है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक सेंटर के अंदर एक बहुत बड़ी गन लगी होती है जिसके अंदर पानी चारों तरफ खेत में दिया जाता है, सिर्फ एक सेंटर पर लगी होती है, सेंटर पॉइंट सिस्टम कहते हैं। ट्वेबल पॉइंट सिस्टम होता है, उसके अंदर क्या होता है, भूमि पर या मुख्य खेत में 2 या 3 जगह पे लगी होती है ये, और जो पानी खेत के अंदर बरसात के रूप में देते रहते हैं, ठीक है। और तीसरा है रेन गन। रेन गन जो सामान्य अपने यहाँ पे अपनाई जाती है, एक पाइप होती है, मुख्य पाइप, उसके साथ में दूसरी पाइपें जुड़ी होती है और उन पाइपों पे 15-20 फुट के अंतर पर रेन गन लगाई जाती है, फुहारे लगाए जाते हैं, ये कम दूरी पे होते हैं। ये है तीसरा रेन गन, और इसके अंदर दबाव 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति सेमी स्क्वायर दबाव रखा जाता है। उसके बाद है पॉप अप और फिर है लाइनर मूव। पॉप अप और लाइनर मूव लगभग एक समान होते हैं। लाइनर मूव के अंदर भी यही होता है। पॉपअप पहले पे पॉपअप बता देता हूँ। पॉपअप के अंदर क्या होता है, जो सेंटर पॉइंट सिस्टम होता है उस बिल्कुल वैसे ही होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जो फुहारा होता है उसके नीचे टायर लगे होते हैं, तो इसको अलग जगह पे ले जाया जा सकता है। सेंटर के अंदर पॉइंट सिस्टम होता है उसमें नहीं लेके जाया जा सकता, लेकिन पॉपअप के अंदर लेके जाया जा सकता है। लाइनर मूव भी इसकी तरह ही होता है, ये बस इसका आकार छोटा होता है। ये इसके स्प्रिंकलर इरिगेशन के प्रकार हो गए। उसके बाद है इसके लाभ, माइक्रो इरिगेशन के एडवांटेज ऑफ माइक्रो इरिगेशन सिस्टम। एडवांटेज ऑफ माइक्रो इरिगेशन सिस्टम, तो यहाँ पे पहली बात है वाटर सेविंग की, यानी कि पानी की बचत हो रही है। पहली, पानी की बचत हो रही है, वाटर सेविंग है। दूसरी, सभी पात्रों तक पानी की समान मात्रा पहुंचती है। सभी पात्रों पर पानी की समान मात्रा पहुंचे, चाहे भूमि उबड़ खाबड़ है, मतलब कहीं से उठी हुई है, कहीं से बहुत नीचे है, कहीं से समतल है, तो भी हम पानी प्रत्येक पौधे पर समान मात्रा में समान दबाव के साथ पहुंचाया जाता है। तीसरी बात है रसायनों तथा
खाद्य यानी रसायनों तथा खादों का प्रयोग भी पानी के साथ कर सकते हैं, जो हमने बताया था फर्टिगेशन। फर्टिगेशन वो ही चीज़ है ये, यानी कि रसायनों तथा खादों का प्रयोग पानी के साथ कर सकते हैं। कई बार खेत में क्या होता है कि इंसेक्ट लग गए, पादपों पर इंसेक्ट लग गए, तो प्रत्येक पादप की जड़ों में जब पानी दिया जा रहा है उसी टाइम उसके अंदर दवाई मिला दी जाती है, रसायन मिला दिया जाता है। जैसे दीमक लग गई, प्रत्येक पादप की जड़ों तक दीमक की दवाई पहुंचानी है, तो हम ड्रिप इरिगेशन के द्वारा प्रत्येक पादपों की जड़ों तक दीमक वाली दवाई पानी के द्वारा पहुंचा सकते हैं। उसके बाद है खरपतवार नियंत्रण होता है। खरपतवार नियंत्रण कैसे होता है? देखो, पानी है जो पादप की जड़ के पास ही जाएगा, जड़ तंत्र के पास जाएगा, जिससे क्या होता है, अन्य जो खाली जगह पड़ी है वहाँ पे पानी न मिलने के कारण वहाँ पे खरपतवार नहीं पनप पाएंगे। उसके बाद है एक पादप का रोग दूसरे पादप तक नहीं पहुँच पाता। कई बार क्या होता है, जैसे पपीता की फसल है तो उसमें पपीता के अंदर तनागलन भी हो जाता है, जड़ गलन हो जाता है, अधिक होता है पानी के संपर्क में आने पे, और ये पादप से पादप तक बार अधिक जल्दी फैलता है। तो उनसे बचने के लिए क्या होता है, बूंद बूंद सिंचाई जैसे हमने लगा रखी है, तो एक पादप के संपर्क में जो पानी आया है वो दूसरे पादप के संपर्क में नहीं आता। उसके बाद है मजदूरी पर खर्च कम आता है। मान लो एक बार हमने पाइपें बिछा दी तो बार बार उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब तक फसल नहीं पक जाती, जिससे मजदूरी पे जो खर्च आता है वो बच जाता है। और फिर है उत्पादन अधिक होता है। उत्पादन अधिक होता है, जो सरफेस इरिगेशन होता है उसके अंदर पानी खर्च अधिक होता है, लेकिन इसमें पानी की बचत हो रही है, और बचत होने के साथ साथ प्रत्येक पादप की जड़ तंत्र के साथ में पानी का संपर्क बना रहता है, भूमि नम रहती है, जिससे पादप ग्रोथ जल्दी करेगा और उत्पादन भी अधिक होगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक आया है क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर। जो हम सिंचाई का पानी दे रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है? क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर। सिंचाई जल की उपयुक्तता मुख्य रूप से पानी में मौजूद लवणों की मात्रा और प्रकार पर निर्भर करती है। पानी के अंदर लवण कितने हैं, कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से, आयन कौन से हैं, उनके ऊपर पानी की गुणवत्ता निर्धारित होती है। क्षारीय होता है, लवणीय होता है, सुना होगा, खारा पानी, वही चीज़ है ये। यानी कि सिंचाई जल की उपयुक्तता मुख्य रूप से पानी में मौजूद लवणों की मात्रा और प्रकार पर निर्भर करती है। आयनों के रूप में घुलनशील घटक, यानी कि पानी के अंदर घुलनशील घटक हैं, उनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोराइड, सल्फेट और बायोकार्बोनेट ये मुख्य हैं। यहाँ पे 6 की बात की गई है जो आप रट लो, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोराइड, सल्फेट और बायोकार्बोनेट, ये इसके मुख्य 6 आयन हैं जो पानी के अंदर घुले रहते हैं, और इन्हीं के आधार पर पानी क्षारीय है, लवणीय है, खारा है, मीठा है, वो निर्धारित होता है। और इसके अंदर एक बोरोन भी होता है, वो भी लिख लेना आप, बोरोन। बोरोन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोराइड, सल्फेट, बायोकार्बोनेट और बोरोन लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, सिंचाई जल की गुणवत्ता 3 प्रकार से निर्धारित की जाती है। कौन कौन सी? टोटल साल्ट, सोडियम और बोरोन। यानी कि टोटल साल्ट कितना है, यानी कि टोटल साल्ट कंसंट्रेशन, उसके बाद है सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशो और बोरोन कंटेंट। इन तीनों के आधार पर सिंचाई जल की गुणवत्ता निर्धारित होती है। वो आगे हम बता देते हैं आपको किस प्रकार। जैसे टोटल साल्ट की बात कर रहे हैं, टोटल साल्ट कंसंट्रेशन, इसमें कुल नमक एकाग्रता की बात हो रही है। पानी में उपलब्ध
नमक की मात्रा ईसी के द्वारा, ईसी, ये ध्यान रखना, ईसी, ईसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ईसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोलते हैं। यानी कि पानी में उपलब्ध नमक की मात्रा ईसी के द्वारा मापी जाती है, निर्धारित की जाती है। लवणीय जल में वे होते हैं जिनमें सोडियम क्लोराइड होता है। एक बात और यहाँ पे आई, जो सोडियम क्लोराइड होता है, जिस पानी के अंदर सोडियम क्लोराइड होता है वो इसी से निर्धारित कर लिया, हमें पता चल गया सोडियम क्लोराइड है, मतलब वो जल लवणीय है। लवणीय जल के अंदर सोडियम क्लोराइड होता है। सामान्यतः पानी में 1.5 मीटर MHOS प्रति सेमी ईसी होने पर पानी को खारा पानी बोला जाता है, सेलाइन पानी बोला जाता है, लवणीय पानी बोला जाता है। यानी कि जिस पानी के अंदर 1.5 m प्रति MHOS प्रति सेमी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है तो वो पानी लवणीय पानी है। कुछ मात्राएं यहाँ पे निर्धारित की गई है, कौन सा पानी किस करैक्टर में रखा जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जिस पानी के अंदर 1.5 ईसी से कम है वो पानी नॉर्मल है। जिसके अंदर 1.5 से 3 ईसी है वो कम लवणीय है। जिसमें 3 से 5 ईसी है वो मध्यम लवणीय है। और जिसके अंदर 5 से 10 है वो लवणीय है। और जिसमें 10 से अधिक है वो अत्यधिक लवणीय है। ये पानी की क्वालिटी निर्धारित की गई है लवण के आधार पर। तो जैसे पीएच ज्ञात करते हैं पानी का, उसी प्रकार ये ईसी भी ज्ञात की जाती है। ईसी के द्वारा लवण निर्धारित किए जाते हैं। तो जो मीटर होता है वो ईसी भी बताता है, पीएच भी बताता है। उसी प्रकार जो मीटर में ये अंक आएंगे 1.5, 1.5 to 3, 3 to 5, 5 to 10 और अबव 10, तो उसी के आधार पर होता है। उसके बाद हम बात करते हैं 2 नंबर पे सोडियम एब्जॉर्प्शन। सोडियम एब्जॉर्प्शन जिसमें जो सोडियम की मात्रा होती है उसका निर्धारण किया जाता है। और उसके बाद है बोरोन। बोरोन के अंदर क्या होता है? पानी के सिंचाई जल में बोरोन की मात्रा 3 ppm। सिंचाई जल के अंदर बोरोन की मात्रा 3 ppm से अधिक होने पर फसल के लिए हानिकारक है। सिंचाई जल के अंदर बोरोन की मात्रा 3 ppm, पार्ट पर मिलियन बोलते हैं, ppm को पार्ट पर मिलियन होने पर हानिकारक है। यहाँ पे बोरोन का भी कुछ बताया गया है चार्ट के द्वारा, जो समझ लो आप। यानी कि बोरोन सामान्य पानी के अंदर 3 ppm है तो वो नॉर्मल पानी है, वो पीने लायक भी है, फसल के लिए भी ठीक है। और जिस पानी के अंदर बोरोन की मात्रा 3 से 4 ppm हो रही है वो कम बोरोनीय पानी बोलते हैं। थोड़ा सा नुकसानदायक है, कुछ फसलों के लिए ठीक है लेकिन सभी फसलों के लिए उपयुक्त नहीं है। और जिसके अंदर 4 से 5 ppm बोरोन की मात्रा आ रही है वो मध्यम बोरोनिक है। जिसके अंदर 5 से 10 ppm है वो फसल के लिए उपयुक्त नहीं है। और जिसके अंदर 10 से अधिक आ रही है उसमें फसल कभी भी नहीं हो सकती। और अगर फसल खड़ी है उसके अंदर 10 ppm वाला पानी हमने लगा दिया तो फसल तुरंत की तुरंत नष्ट हो जाएगी। ये आ गई बोरोन कंटेंट के आधार पर। यहाँ पे हमने 3 चीज़ें हैं जो पानी की गुणवत्ता निर्धारित करती है। टोटल साल्ट कितना है, सोडियम कितना है और बोरोन कितना है। ये तीनों पानी की गुणवत्ता निर्धारित करती है। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप। जो मुख्य फसलें हैं उनके अंदर कितनी क्वांटिटी में पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे हमने सोलेनेसी क्रॉप की कुछ मुख्य फसलों के बारे में बात की है। जिससे सोलेनेसी फसल के अंदर टमाटर है, टमाटर टोमेटो बोलते हैं, उसको 600 से 800 mm पानी की आवश्यकता अपने जीवन काल में पड़ती है। टमाटर को 600 से 800 mm। वहीं पे आलू पोटैटो बोलते हैं जिसको 800 से, सॉरी पोटैटो है उसमें
500 से 700 mm। उसके बाद है मटर, मटर यानी पी, जिसमें 350 से 500 mm पानी की आवश्यकता पड़ती है अपने जीवन काल में। फिर बात आती है गोभी, कैबेज, 380 से 500 mm। उसके बाद है बीन में 300 से 500 mm। फिर है ओनियन, 350 यानी 350 से 550 mm पानी की आवश्यकता। यहाँ पे आपको याद करने वाली हैं मुख्य फसलें टमाटर, आलू, गोभी, मटर। इनको मुख्य रूप से आप याद कर लेना। टमाटर 600 से 800 यानी कि जो सोलनशील फसलें हैं उनमें टमाटर को सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। टमाटर, उससे कम आलू 500 से 700। मटर है। यहाँ पे एक चिली रह गया, CHILLI, चिली। चिली को भी टमाटर की जितनी आवश्यकता पड़ती है, यहाँ रखना टमाटर। चिली में भी 600 से 800 mm पानी की आवश्यकता पड़ती है। ये भी नोट कर लेना इनके साथ में। उसके बाद है जो पानी का इफेक्ट होता है फसल की उपज के ऊपर, इल्ड के ऊपर, इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन क्रॉप इल्ड, ये बात कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे पादप को उचित नमी सही समय पर नहीं मिलने से उसकी बहुत सारी क्रियाएं प्रभावित होती हैं। और जो सही समय क्या होता है पादप को उचित सही समय यहाँ पे किए गए क्रांतिक अवस्थाएं बोलते हैं, जो क्रिटिकल स्टेजें बोलते हैं, वो उसका सही समय होता है पानी देने का। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी क्रियाएं प्रभावित होती हैं। सीड जर्मिनेशन, अगर भूमि में नमी नहीं है और समय आ चुका है सीड जर्मिनेशन करने का, तो अगर सीड जर्म हो भी चुका है, मान लो ये सीड है, यहाँ से उसका मूल रोम निकल रहा है और उस टाइम नमी नहीं है, तो क्या होगा, ये भूमि से बाहर नहीं निकल पाएगा, या निकलेगा तो भी ये क्या होगा, मर जाएगा। ठीक है, जड़ें नहीं बन पाएगी इससे, तो ये क्या होगा, सीड जर्मिनेशन नहीं होगा। उसके बाद सीडलिंग की ग्रोथ नहीं होगा। कई बार क्या होता है, जर्मिनेशन हो चुका है तो सीडलिंग की ग्रोथ नहीं होगी। अगर सीडलिंग की ग्रोथ भी होगी है तो वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं होगी। वानस्पतिक वृद्धि भी इससे प्रभावित होती है क्रांतिक अवस्था पे पानी नहीं मिलने के कारण। उसके बाद है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। हमने सीड जर्मिनेशन भी करवा लिया, सीडलिंग भी ग्रोथ होगी, वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, लेकिन फिर आगे स्टेज आ रही है जहाँ पे फूल बन रहे हैं, जहाँ पे बीज बन रहे हैं, फल बन रहे हैं, उस समय पानी नहीं मिला तो क्या उसकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ प्रभावित होगी, जिससे उपज में नुकसान होता है। तो ये 4 मुख्य है। अगर अंकुर नहीं हुआ तो उपज में नुकसान है, सीडलिंग ग्रोथ नहीं हुई तो उपज में नुकसान है, अगर अच्छी वृद्धि नहीं हुई तो फसल कमज़ोर रह जाएगी और उत्पादन कम होगा, अगर फूल नहीं लगे, फल नहीं लगे तो भी उत्पादन कम होगा। इन मुख्य क्रियाओं से प्रभावित होने से पादप की उपज अत्यधिक गिरावट दर्ज की गई है। उसके बाद हम ये इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन क्रॉप यील्ड के बाद हम अध्ययन करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वाटर की। फ्रीक्वेंसी क्या होती है इरिगेशन वाटर की, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वाटर से तात्पर्य है कि सिंचाई पानी की आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी का मतलब ही आवृत्ति होता है। ठीक है, तो सिंचाई पानी की आवृत्ति से है। तो यहाँ पे आवृत्ति का क्या मतलब, तो वो हम बता देते हैं। सिंचाई की अवधि अंतराल, समय अंतराल को इंगित करता है। यहाँ पे सिंचाई की आवृत्ति से मतलब है सिंचाई की अवधि, समय अंतराल को इंगित करता है। यानी कि सिंचाई आवृत्ति से तात्पर्य 2 सिंचाइयों के मध्य दिनों को व्यक्त कर दें। हमने पहली सिंचाई मान लो 21 दिन पे की है, तो दूसरी सिंचाई 35 दिन पर कर रहे हैं, तो ये 21 से लेके जो 35 दिन का टाइम होता है, ये क्या है, इसकी आवृत्ति है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वाटर की। उसके बाद इष्टतम यानी अधिकतम उत्पादन करने के लिए एक फसल के लिए आवश्यक पानी की कुल मात्रा को पानी का डेल्टा कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आप नोट कर लेना, पानी का डेल्टा
यानी कि अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए फसल को कुल पानी की आवश्यकता पानी का डेल्टा कहलाती है, पानी का डेल्टा कहलाती है। उसके बाद हम अध्ययन करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड इरिगेशन सिस्टम। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड इरिगेशन सिस्टम, तो यह अच्छी सिंचाई प्रणालियां हैं, उसके जो गुण हैं वो थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। तो यहाँ पे बताया पानी की बचत अधिक से अधिक होनी चाहिए। जो भी हम विधि अपना रहे हैं उसके अंदर पानी की बचत अधिक से अधिक होनी चाहिए। उपयोग में लिए गए पानी का अधिक से अधिक उपयोग होना चाहिए। वाटर यूज इफिशियंसी जो होती है वो अधिक होनी चाहिए। सिंचाई विधि का उपयोग आसान होना चाहिए, यानी कि जो ऐसी विधि उपयोग में लानी है हमने जो आसान हो, कम खर्चीली हो, जल उपयोग दक्षता अधिक होनी चाहिए। लीचिंग द्वारा पानी का नुकसान कम से कम होना चाहिए। लीचिंग, यहाँ पे एक शब्द आया है लीचिंग, तो लीचिंग का मतलब होता है हमने भूमि पे पानी लगा दिया, जो पानी भूमि की गहराई के अंदर बैठ जाता है, नीचे चला जाता है, उसको बोलते हैं लीचिंग। ये अपने साथ बहुत सारे पोषक तत्व भी लेके चल जाता है, तो लीचिंग द्वारा नुकसान नहीं होना चाहिए और सभी प्रकार की भूमियों के लिए उपयोगी होनी चाहिए। लगभग सभी प्रकार की भूमियों के लिए ये सिंचाई विधि उपयोगी होनी चाहिए। ये है कैरेक्टरिस्टिक गुड इरिगेशन सिस्टम के। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन सिस्टम। इरिगेशन सिस्टम के अलग अलग प्रकार हैं जो हम यहाँ पे बता रहे हैं। सरफेस इरिगेशन, यानी कि जिसको सतही सिंचाई बोलते हैं, पानी की को सतह पर खुला छोड़ा जाता है और पंप का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें क्या होता है, नालियाँ बनी होती है भूमि पर, खेत में अलग अलग, और अलग अलग नालियों में पानी खुला छोड़ा जाता है जो गुरुत्वाकर्षण के आधार पर फैलता रहता है, उसको बोलते हैं सरफेस इरिगेशन। फिर है लोकलाइज्ड इरिगेशन, यह स्थानीयकृत सिंचाई, पानी को पाइप के द्वारा या पाइप के माध्यम से कम दबाव द्वारा या बिना किसी पंप की सहायता से खुला छोड़ा जाता है। ये इसका उपयोग लोकलाइज्ड जो इरिगेशन सिस्टम है, इसका प्रयोग हम जो किचन गार्डन होती है उसमें अधिक करते हैं। और सरफेस इरिगेशन है जो इसका उपयोग हम बाग के अंदर, अगर हमने दूसरी फसल लगा रखी बाग में, उद्यान विज्ञान की जो फसलें हैं उनके अलावा सस्य की फसलें उगा रखी है, उनको पानी देने के लिए, या सस्य की जितनी भी फसलें हैं उनमें सरफेस इरिगेशन का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। लोकलाइज्ड का प्रयोग किचन गार्डन में अधिक होता है। उसके बाद है स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर यानी फुहारा सिंचाई, स्प्रिंकलर के माध्यम से पानी को वर्षा के रूप में पादपों को दिया जाता है। फिर है ड्रिप इरिगेशन, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, पानी को बूंद बूंद के रूप में पादपों की जड़ तंत्र पर दिया जाता है। फिर सेंट्रल पॉवेट इरिगेशन सिस्टम, यानी केंद्र धुरी सिंचाई भी बोल देते हैं इसको, खेत के मध्य में बड़े फुहारे का प्रयोग करके पूरे खेत में वर्षा के रूप में पानी दिया जाता है। ये हमने डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन सिस्टम पढ़ लिया है। उसके बाद आपका टॉपिक आ रहा है क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन वेजिटेबल क्रॉप। तो यहाँ पे वेजिटेबल क्रॉप आ रही है शब्द, तो वेजिटेबल क्रॉप के अंदर हम अपने अध्याय में सोलेनेसी क्रॉपों की अध्ययन करेंगे, क्योंकि आपके टॉपिक के अंदर सोलेनेसी क्रॉप का है। तो यहाँ पे सोलेनेसी के अंदर टमाटर है, टोमेटो बोलते हैं जिसको, उसकी क्रिटिकल स्टेज है फ्लावरिंग स्टेज और फ्रूट सेटिंग स्टेज। दो स्टेजें मुख्य है, नंबर 1 फ्लावरिंग और दूसरा फ्रूट स्टेज। क्रिटिक स्टेजें वो होती है जहाँ जिन पर पादप को पानी सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है। अगर इन स्टेजों पर पानी उपलब्ध नहीं करवाया गया तो वो बात होगा ना, प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा, वही है। ये वो प्यास स्टेज है इसकी। इन स्टेज का मतलब है उनको प्यास लगी है, अगर इस पे पानी दे दिया तो पादप अच्छी ग्रोथ कर लेगा, अगर पादप को नहीं इनको पानी दिया गया तो पादप ग्रोथ नहीं कर पाएगा। टमाटर की है फ्लावरिंग और फ्रूट सेटिंग स्टेज। उसके बाद है कैबेज की, गोभी की।
गोभी की बात करें तो हेड फॉर्मेशन स्टेज है इसकी, मुख्य है। फिर है आलू, पोटैटो, ट्यूबर इनिएटेशन से लेके मेच्योरिटी तक। ट्यूबर जो आलू बनने की अवस्था होती है, जब आलू छोटे छोटे बन जाते हैं तब से लेकर जब वो पकते नहीं तब तक 15 से 20 दिन के अंतराल पर पानी दिया जाता है। वो भूमि के ऊपर डिपेंड करता है किस प्रकार की भूमि है। उसके बाद है सोलेनेसी क्रॉप में टमाटर, गोभी, आलू, एक चिल्ली, मिर्च। मिर्च की बात करते हैं फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेटिंग स्टेज। चिली में भी टमाटर की तरह है फ्लावरिंग और फ्रूट सेटिंग स्टेज। उसके अलावा इन सोलेनेसी क्रॉप के अलावा हमने गाजर, यानी कि जो गाजर में जड़ बनने वाली रूट इनऑर्लिंग स्टेज होती है, इनलार्जमेंट स्टेज होती है रूट की, वो ही अवस्था मुख्य होती है। उसके अलावा ऑनियन की बात करें, बल्ब फॉर्मेशन और प्री मेच्योरिटी स्टेज होती है, वो इसकी मुख्य क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं। तो यहाँ पे हम क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन वेजिटेबल क्रॉप का अध्ययन कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है अपने, इनके जो मुख्य प्रश्न उत्तर हैं, वो सारे के सारे प्रश्न उत्तर इस प्रकार आ सकते हैं भी। क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन वेजिटेबल क्रॉप को समझाएं। भी क्रिटिकल स्टेजें कौन कौन सी हैं, या क्वेश्चन दे दिया जाएगा टमाटर, आलू, मिर्च की क्रिटिकल स्टेजें लिखो। तो आपके फ्लावरिंग और फ्रूट सेटिंग स्टेज टमाटर और मिर्च के अंदर है, और आलू के अंदर ट्यूबर इनफॉर्मेशन स्टेज है, ट्यूबर इनिएटेशन स्टेज। उसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है इरिगेशन सिस्टम के प्रकार कौन कौन से हैं। उसके बाद अच्छी सिंचाई प्रणाली के गुण पूछ सकता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन भी पूछ सकता है। फ्रीक्वेंसी इरिगेशन का मतलब है दो सिंचाइयों के मध्य जो टाइम होता है उसको फ्रीक्वेंसी इरिगेशन बोला जाता है। और ये फ्रीक्वेंसी इरिगेशन निर्धारित होता है सॉइल के ऊपर, प्लांट के ऊपर और उस क्षेत्र की क्लाइमेट के ऊपर। सॉइल, प्लांट, क्लाइमेट, इनके ऊपर वो निर्धारित होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन। प्लांट अधिक पानी चाहने वाले हैं या कम पानी चाहने वाले हैं, मिट्टी पानी को संग्रहित करने वाली है या उड़ा देने वाली है, और तीसरा है क्लाइमेट, वहाँ की जलवायु है वो अधिक नम है, आर्द्रता भरी है या बहुत अधिक गर्म है। तो ये इन फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन पे निर्भर होती है। उसके बाद है वाटर का प्रभाव क्या पड़ता है फसल की उपज के ऊपर। तो उसमें ये 4 चीज़ें हैं जो आपको बताई हुई है, इनका लिख देना। उसके बाद ये क्वेश्चन आ सकता है क्वांटिटी कितनी चाहिए सोलेनेसी क्रॉप के लिए। तो आप टमाटर, आलू, गोभी, मिर्च, इनके बारे में लिख देना। ये आज का पूरी की पूरी कंप्लीट यूनिट है कक्षा 10वीं की, पहली यूनिट कंप्लीट है। और आगे की पूरी यूनिटें पूरी की पूरी यूनिट दी जाएगी। पहले हम ये कर रहे थे प्रत्येक सेशन दिया जा रहा था, लेकिन अब हम पूरी की पूरी यूनिट आपको अध्ययन करवाएंगे एक साथ में। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए, उन्हें भी सब्सक्राइब तथा शेयर करने को बोलिए और खुद भी कीजिए। धन्यवाद।